तो दोस्तों अक्सर मैं आप लोगों को अपनी वीडियोस में ये काफ़ी बार बताते रहता हूँ कि आप लोगों को आधी रात में कभी भी किसी कब्रिस्तान में या फिर किसी शमशान घाट में नहीं जाना चाहिए और ना ही कभी आप लोगों को किसी पीपल के पेड़ के नीचे आधी रात को खड़े रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये करते हो तो आपके ऊपर कुछ ऐसी शक्तियाँ हावी हो सकती है जो शायद ही आपने अपनी ज़िंदगी में ना तो देखी हो और ना उनके बारे में कभी सुना हो। ऐसी शक्तियाँ आपके ऊपर हावी हो सकती है। ये मैं अपनी वीडियोस में आपको काफ़ी बार बताते रहता हूँ, लेकिन आप लोग इन चीज़ों को अनसुना कर देते हो और इन चीज़ों को फेक मानते हो। तो दोस्तों ऐसी काफ़ी सारे लोग हैं जो इन चीज़ों को फेक मानते हैं और उनके साथ में ही ऐसी काफ़ी सारी घटनाएं घट जाती है जिसके बाद उन लोगों को इन चीज़ों पर विश्वास हो जाता है। और कुछ ऐसी ही कहानी आज के इस वीडियो में मैं लेके आ गया हूँ और ये एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक कहानी है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक कहानी। बस मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर से देखना और अगर अच्छा लगता है आप लोगों को, हमारे वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही हॉरर स्टोरीज हमेशा इस चैनल पे सुनाते रहते हैं। और मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आप ये वीडियो बिना हेडफोन्स के सुन रहे हो तो आपको मज़ा नहीं आएगा। प्लीज़ आप लोग हेडफोन्स ज़रूर से लगाएं। तो चलिए दोस्तों इस कहानी को शुरू करते हैं, क्योंकि अब आने वाला है हॉरर स्टोरी का असली मज़ा। तो चलिए इस खौफनाक कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये खौफनाक कहानी शुरू होती है आज से 5 साल पहले। दोस्तों आज से 5 साल पहले उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ टाउन में एक शाहिद नाम का लड़का अपनी माँ और अपनी बहन के साथ में रहा करता था। अब दोस्तों शाहिद के बारे में बात की जाए तो शाहिद का घर ये प्रतापगढ़ में था, यूपी में है प्रतापगढ़, वहाँ पर उसका घर था। और इसके घर के बारे में बात की जाए दोस्तों तो इसके घर में सिर्फ इसकी माँ और इसकी बहन थी। तो दोस्तों शाहिद के बारे में बात की जाए तो शाहिद एक साइकिल पंचर के दुकान में काम किया करता था, जो उसके घर से थोड़ी ही दूरी पर था जहां पर वो काम किया करता था। और वहां से कुछ उसको पैसे मिलते थे तो वो अपनी अम्मी और अपनी बहन का पेट उसी पैसों से भर दिया करता था और इसी तरीके से वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे। तो दोस्तों शाहिद की बहन का नाम था आयशा, और आयशा अपना कॉलेज खत्म कर चुकी थी और अब घर पे अपनी माँ का हाथ बटाती थी। जो घर के काम होते थे ना उसमें वो हाथ बटाती थी अपने माँ का। और अब शाहिद और उसकी माँ ये चाहते थे कि आयशा का निगाह हो जाए, आयशा का निगाह कर दिया जाए, क्योंकि अब उसकी उम्र भी हो रही थी और उसकी कॉलेज की पढ़ाई भी ख़त्म हो चुकी थी। तो उसकी माँ और शाहिद उसके लिए कुछ लड़के ढूंढते हैं। अब दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं आयशा के बारे में। तो दोस्तों आयशा के कॉलेज में जितनी भी लड़कियां थी उन सभी लड़कियों में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत आयशा ही थी, और उसके एरिया में भी जितनी भी लड़कियां थी उन सभी लड़कियों में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत आयशा ही थी। दोस्तों आयशा की खूबसूरती से बहुत सारे लोग उसके पीछे पागल थे, और इवन जितने भी लड़के आयशा के लिए आते थे वो सारे ही लड़के आयशा से काफ़ी ज़्यादा एवरेज हुआ करते थे। आयशा उनसे काफ़ी ज़्यादा सुंदर रहती थी और हमेशा हर लड़का आयशा को हाँ ही बोलता था, क्योंकि उसकी खूबसूरती के सभी लोग दीवाने थे। तो दोस्तों खूबसूरत तो वो काफ़ी ज़्यादा थी और इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा लड़के उसके पीछे दीवाने थे। काफ़ी सारे लड़के उससे निगाह करना चाहते थे, लेकिन उसकी माँ और शाहिद को ऐसा कोई लड़का नहीं मिल पा रहा था जो उसकी खूबसूरती से नहीं बल्कि
बल्कि उसके नेचर से प्यार करे, उससे प्यार करे, ना कि उसकी खूबसूरती से। सिर्फ खूबसूरती के लिए उससे शादी करने वाला उन्हें नहीं चाहिए था। उन्हें चाहिए था जो उसका ख्याल रखे, आगे जाके उसके लिए वो हमेशा खड़ा रहे। ऐसा कोई ईमानदार लड़का उन्हें चाहिए था। तो ऐसा कोई ईमानदार लड़का बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता, लेकिन एक लड़का फाइनली उन्हें मिल जाता है जो ईमानदार भी था और आयशा की खूबसूरती के लिए तो दीवाना था ही था, लेकिन और ये साफ साफ उसकी माँ और शाहिद देख रहे थे कि किस तरीके से वो लड़का आयशा के साथ में रहता है, किस तरीके से उससे बातें कर रहा है। क्योंकि अब तक जितने भी लड़के आए वो सिर्फ और सिर्फ आयशा की खूबसूरती पर ही मरते थे, लेकिन ये लड़का उनमें से काफ़ी ज़्यादा अलग था और इसका धंधा भी बहुत अच्छा खासा था और इसका घर भी बहुत अच्छा खासा था। ज़्यादा बड़ा घर नहीं था, एक एवरेज इनकम करने वाला था, लेकिन अच्छा था। तो अब फाइनली उसकी माँ और शाहिद ये डिसाइड कर लेते हैं कि क्यों ना इसका निकाह इसी से कर दिया जाए, क्योंकि लड़का बहुत अच्छा था और आयशा को भी पसंद आ गया था। तो फाइनली उसका निकाह कर दिया जाता है और अब वो चली जाती है लखनऊ, जहाँ पर फिरोज़ रहता था। दोस्तों फिरोज़ यानी उसका हस्बैंड, वो लड़का जिसने उसे पसंद किया था। दोस्तों अब फिरोज़ के घर के बारे में बात की जाए, उसके भैया भाभी और उसके अम्मी और अब्बू रहा करते थे, बस इतने ही लोग थे। और अब आयशा वहाँ पर नई आई थी। तो अब आयशा अपने घर के सारे काम किया करती थी, अपने घर में अम्मी अब्बू की रिस्पेक्ट किया करती थी, सारे काम वो अच्छे से किया करती थी, वो अच्छे से वहाँ पर रह रही थी, कोई भी तकलीफ के बिना। लेकिन एक तकलीफ उसको थी और वो तकलीफ ये थी दोस्तों कि उसकी जो भाभी थी, यानी कि फिरोज़ के बड़े भाई की जो वाइफ थी, यानी कि उसकी भाभी थी, वो बहुत ज़्यादा उसे परेशान किया करती थी। वो भाभी उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहा करती थी और हमेशा उससे तू तड़ाके में ही बात किया करती थी। कभी उससे अच्छे से बात नहीं किया करती थी, कभी उसे बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया करती थी। जो भी वो चीज़ें करती थी उसमें कुछ ना कुछ कमियां वो हमेशा निकालती थी। दोस्तों अगर सच्चा वाला रीज़न मैं आपको बताऊं ना, तो उसकी भाभी जो थी वो आयशा की खूबसूरती से बहुत ज़्यादा जलती थी, जो कि बहुत सारे लोग उसके एरिया में जितने भी लड़कियां थी, जितने भी औरतें थी, वो तो उससे काफ़ी ज़्यादा जलती थी, क्योंकि आयशा देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। लेकिन ये जो खूबसूरती है ये उसके भाभी के मन में काफ़ी ज़्यादा चुभ रही थी। वो जब भी उसे देखा करती थी तो उसे काफ़ी ज़्यादा जलन होती थी। इवन जब भी फिरोज़ या फिर उसका परिवार जब भी कोई फैमिली फंक्शन में जाया करते थे या फिर बाहर जाया करते थे, तो हमेशा हर जगह पर आयशा की ही तारीफ हुआ करती थी। कभी उसकी भाभी की कोई तारीफ ही नहीं किया करता था। तो ये चीज़ उसकी भाभी को काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती थी और हमेशा वो आयशा को सिर्फ और सिर्फ सुनाने के अलावा कुछ भी नहीं करती थी। वो हमेशा आयशा को कुछ ना कुछ बोला करती थी, कुछ ना कुछ कमियां निकालती ही थी, जिसके वजह से उसकी जो माँ थी वो भी आयशा को काफ़ी बार डांट देती थी किसी कारण से, जिसके वजह से आयशा काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा करती थी। लेकिन वो फिरोज़ को नहीं बता सकती थी ये सारी चीज़ें। अब दोस्तों ये एक दिन की बात है जब आयशा के लिए उसकी भाभी की नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब उन्हें एक ठोस कदम उठाना ही पड़ा। और वो कदम ये था दोस्तों जो मैं आपको अभी बताता हूं। दोस्तों ये एक दिन की बात है जब रात के 11 बज रहे थे और फिरोज़ उसका परिवार घर में सो रहा था कि तभी आयशा को उसके फ़ोन पर उसके भाभी का कॉल आता है। आयशा उस कॉल को उठाती है और उसकी भाभी से बात करती है। उसकी भाभी कह रही थी कि मैं हमारे घर के थोड़े से ही दूरी पर एक कब्रिस्तान है, उसके पास में खड़ी हूँ, तुम जल्दी जल्दी यहाँ पर आ जाओ, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, मैं अकेली हूँ और तुम्हारी मदद चाहती हूँ। तो आयशा तुरंत वो फ़ोन रखती है और तुरंत दरवाज़ा खोल के उस कब्रिस्तान की ओर बढ़ती है जो उसके घर से थोड़ी ही दूरी पर था। हर तरफ सन्नाटा था,
सब लोग अपने घर पे सो रहे थे और आयशा अकेली उस रास्ते पर चलते चलते कब्रिस्तान की ओर जा रही थी। तो जैसे ही कब्रिस्तान के पास पहुंचती है तो उसकी भाभी उसी कब्रिस्तान के गेट के आगे खड़ी होती है और उसके साथ में एक बाबा रहता है जो दिखाई दे रहा था जैसा कि वो कोई तांत्रिक हो। आयशा उस बाबा को इग्नोर करती है और भाभी की तरफ आगे बढ़ती है और भाभी से कहती है कि क्या हुआ भाभी, आप इतनी रात गए इस कब्रिस्तान के पास में क्या कर रही हो। भाभी उससे कहती है कि मैं इस बाबा से मिलने आई थी। ये बाबा हमारे घर में काफ़ी बार आ चुके हैं और जब भी हम किसी मुसीबत में रहते हैं तो ये बाबा हमें मदद करते हैं उन मुसीबतों से लड़ने के लिए। तो आयशा उस बाबा के पैर छूती है और उनसे थोड़ी बहुत बातें करती है और वो बाबा भी उसे काफ़ी सारी बातें पूछता है कि वो कहाँ पर पड़ी है, कहाँ पर रहती थी, उसके दोस्त कौन कौन से हैं, वो अभी कैसी है, वो सारी चीज़ें उस बाबा ने पूछी। और अब आयशा की भाभी कहती है कि काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, हम लोग अब घर चलते हैं। लेकिन तभी आयशा की भाभी कहती है कि रुको रुको, लगता है मैंने अपना पर्स कहीं पर गिरा दिया है। वो आयशा से कहती है कि देखो ज़रा आसपास कहीं पर मेरा पर्स गिरा है या नहीं गिरा। तो वो आसपास देखते हैं तो आयशा की नज़र कब्रिस्तान के अंदर पड़ती है जहाँ पे उसकी भाभी का पर्स गिरा हुआ था। आयशा अपने भाभी से कहती है कि भाभी आपका पर्स उस कब्रिस्तान के अंदर है, रुकिए मैं उसे ले आती हूँ। आयशा अंदर जाती है और उस पर्स को ले आती है और उस पर्स को ले आने के बाद में वो देखती है कि वो बाबा वहाँ से गायब हो गया है। तो अपनी भाभी से पूछती है कि वो बाबा गए कहाँ। तो आयशा की भाभी कहती है कि वो अपने घर चले गए हैं, हम भी अपने घर चले जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है। वो दोनों अपने घर चले जाते हैं और आयशा अपने रूम में फिरोज के साथ में सो रही होती है और रात के कुछ 1 बज रहे होते। दोस्तों फिरोज सुनता है कि एक अजीब सी आवाज़ उसके कान में आ रही है और ये आवाज़ कुछ ऐसी थी जैसा कि कोई अपना सर दीवार में पटक रहा है और कोई मंत्र का जाप कर रहा है, बहुत ही भयानक मंत्रों का जाप। फिरोज को पहले तो ऐसा लगता है कि वो कोई सपना देख रहा है, लेकिन ये एक आवाज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि ये इसके कानों में चुभने लग गई। फिरोज अचानक से उठता है और देखता क्या है कि आयशा अपना सर दीवार पे पटक रही थी और अजीब सी मंत्र बोल रही थी। जैसे ही फिरोज ये देखता है पूरी तरीके से कांप उठता है और तुरंत आयशा को पकड़ के दूर करने की कोशिश करता है और उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन आयशा बिल्कुल भी नहीं संभलती। आयशा फिर से अपना माथा दीवार पे पटकने लग जाती है और बहुत जोर जोर से मंत्रों का जाप कर रही थी और एक अजीब सी आवाज में बात कर रही थी जैसे कि कोई मर्द की आवाज हो। फिरोज तुरंत बाहर दौड़ता है और सभी लोगों को उठाता है, उसके बड़े भाई भाभी और उसके अम्मी अब्बू को उठाता है और तुरंत अंदर ले आता है अपने रूम में। और वो सभी लोग आयशा की हालत को देखते हैं कि वो अपना सर पटक रही थी, सामान को इधर उधर फेंक रही थी और अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी, अजीब से मंत्र बोल रही थी और अजीब सी भाषा का प्रयोग कर रही थी। जब फिरोज और उसके घर वाले ये सारी चीज़ें देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अजीब फील करते हैं। आयशा फिर से चीज़ों को फेंक रही है एक अजीब सी भाषा में, किसी के साथ में आईने के सामने बातें कर रही है और अपना सर आईने पे पटक रही है। और जैसे ही घर वाले ये सारी चीज़ें देखते हैं उसे जैसे तैसे पकड़ के एक बाबा के पास में लेके जाते। उसके घर के ही पास में एक दरगाह था जहाँ पर वो बाबा था जो उसकी माँ को पता था, फिरोज की माँ को। वो तुरंत उसे लेके जाते हैं
गाड़ी में जैसे तैसे पकड़ के वो लोग उसे लेके जाते हैं और उस बाबा के सामने बैठा देते हैं। वो बाबा से आंख नहीं मिला रही थी, वो अजीब अजीब सी मंत्र अपने बाल खोलकर उच्चारण कर रही थी, जोर जोर से बोल रही थी। बाबा कुछ मंत्र बोलते हैं और उसे शांत करते हैं, लेकिन वो फिर भी शांत नहीं होती। वो इधर उधर दौड़ने लग जाती है, अजीब अजीब सी हरकतें करती है, अजीब सी भारी आवाज में बाबा से बातें कर रही होती है, जैसे कि तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। इस तरीके से भारी आवाज में वो बाबा से बातें कर रही थी। लेकिन बाबा जैसे तैसे करके अपने मंत्रों का उच्चारण करके और अपने कुछ साथियों को बोल के उसे पकड़ के बीच में बिठाते अपने सामने बिल्कुल, और मंत्रों का उच्चारण करके उसे शांत करते और उठ के उसके फैमिली से थोड़ा बातें करते हैं और फिरोज और उसकी माँ और उसके परिवार को कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जिससे फिरोज और उसका परिवार शॉक्ड हो जाता है। दोस्तों, बाबा ये बताते हैं कि इस पर किसी जिन का साया है। जिन यानी कि जिन्नात, एक ऐसा भूत, एक ऐसा शैतान जो अगर किसी के घर में प्रवेश कर ले या किसी के शरीर में प्रवेश कर ले तो वो इंसान पागल बन जाता है, वो दूसरे इंसानों के लिए पागल बन जाता है। वो इंसान पागल है, वो कुछ भी कर सकता है, वो अपने आप को मार भी सकता है या तो फिर वो सामने वालों को भी मार सकता है। और ये एक तरीके के शैतान होते हैं और ये एक बार आ जाए तो ये आपका साथ जिंदगी भर तक नहीं छोड़ते जब तक इन्हें जबरदस्ती निकाला नहीं जाए। ये आयशा को पूरी तरीके से पागल कर देगा। ये इसकी खूबसूरती से काफी ज्यादा भाग गया है, इसे आयशा काफी ज्यादा पसंद आ गई है, इसे आयशा का बदन चाहिए। ये आयशा के बदन से प्यार करता है, आयशा से प्यार करता है और ये जब चाहे आयशा को मार सकता है, जब चाहे आयशा से प्यार कर सकता है। ये पूरी तरीके से आयशा को अपना गुलाम बना रहा है। तो फिरोज और उसके परिवार काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि आयशा को ठीक कर दो। तो बाबा कुछ मंत्र बोलते हैं, कुछ तंत्र आजमाते हैं और उसे कुछ देर के लिए ठीक कर देते हैं। बाबा कुछ तावीज भी देते हैं जो आयशा की कलाई पर पहनने के लिए भी दे देते, जिससे वो उस जिन से बची रहे। और बाबा खास करके एक चीज बताते हैं फिरोज को, सिर्फ फिरोज को ही बताते कि ये सब करवाने वाली तुम्हारी भाभी ही है। तुम्हारी भाभी को इसकी खूबसूरती से काफी ज्यादा जलन है और तुम्हारी भाभी ने ही इसे कब्रिस्तान में आधी रात को बुलाया था और आधी रात को ये बहुत अच्छे से पता था उसे कि आयशा बहुत ज़्यादा इत्र लगाती है और उसी कब्रिस्तान के अंदर वो जो तांत्रिक बाबा उसके साथ में आया था, उसी ने उस कब्रिस्तान के अंदर जिन को छोड़ा था, जो आयशा के इत्र को और उसकी खूबसूरती को देखकर उसे आयशा काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लग गई, आयशा का शरीर पसंद आने लग गया और फाइनली उसने आयशा को अपने वश में कर लिया और वहीं से ही आयशा उसके वश में हो गई थी। और ये सब करवाने वाली तुम्हारी भाभी ही है। जब फिरोज को ये पता चलता है तो फिरोज अपनी भाभी से कुछ नहीं कहता, बल्कि वो आयशा को बाबा के पास में बार बार लेके जाते रहता है और बाबा धीरे 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 उसके शरीर से उस जिन को पूरी तरीके से निकाल देते हैं और फाइनली उसे ठीक कर देते हैं। और फिरोज आयशा को लेकर उस घर को छोड़कर दूसरे जगह ले जाता है और वहाँ पर खुशी खुशी रहता है। मतलब उसके भाभी से काफ़ी ज़्यादा दूर लेके जाता है, उन लोगों से दूर लेके जाता है और वो अकेले उसके साथ में रहता है। और ये चीज़ें वो उसके घर वालों को तक नहीं बताता, ना शाहिद को बताता है और ना उसकी माँ को बताता है और ना उसकी भाभी को ये तक कहता है कि आपने क्यों किया। वो बाबा ने उसे बोला था कि ये सारी चीज़ें उसे नहीं बतानी है वरना वो और भी कुछ कर सकती है, इसलिए वो उसे दूर लेके गया और फाइनली वो खुश है और अपनी ज़िंदगी को जी रहे। तो दोस्तों, इसी तरीके से आपके आसपास में ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो आपका बुरा चाहते हैं और वो आपको किसी भी मुसीबत में डाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है दोस्तों, ये जिन जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इस स्टोरी में तो दोस्तों किसी और ने उसे पजेस्ट करने लगाया,
उस जिन को उसे काबू में करने लगा, जिसकी वजह से आयशा उस जिन के काबू में आई। इसीलिए आप कभी भी किसी भी कब्रिस्तान में जाओ, किसी भी शमशान घाट में जाओ या आधी रात को कहीं पर भी जाओ, तो एक चीज का ध्यान रखें, ये जिन कहीं पर भी मौजूद हो सकते और ये आपको कभी भी वश में कर सकते। तो इस चीज का ध्यान रखें और सतर्क रहें। तो अंत में मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और ऐसी काफी सारी कहानियां हम लोग हमारे इस चैनल पे सुनाने वाले, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करके रखिए। और आज की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। और ऐसे आपके पास में भी कहानी है तो नीचे दिए गए इंस्टाग्राम पर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपनी कहानियां सेंड कर सकते हो। तो जरूर से अपनी कहानियां भेजिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, जानकार रहिए, सतर्क रहिए।